नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है भौगोलिक चक्र या नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। जियोमॉर्फिक साइकिल या नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, भौगोलिक चक्र या सामान्य अपरदन चक्र का सिद्धांत। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो जियोमॉर्फिक साइकिल या जोग्राफिकल साइकिल क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, जो बेसिकली डेविस के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले हम आते हैं भौगोलिक चक्र पर, जियोमॉर्फिक साइकिल। तो अगर हम बात करें जियोमॉर्फिक साइकिल की, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत मानी जाती है 1785 में। एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स हटन। ही प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक नेचर ऑफ द अर्थ हिस्ट्री एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ नो वेस्टिज ऑफ अ बिगिनिंग, नो प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ एन एंड। दैट मीन्स कि जेम्स हटन ने 1785 ईस्वी में साइक्लिक नेचर मतलब पृथ्वी के इतिहास का एक चक्रीय प्रकृति का अध्ययन किया और उन्होंने एक सिद्धांत दिया, एक प्रिंसिपल दिया, जिसको कहा कि न तो आदि का कोई लक्षण है और न अंत का भविष्य। और इसी स्टेटमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए कहा कि प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, यानी वर्तमान भूत की कुंजी है। और इसी आधार पर एक सिद्धांत डेवलप हुआ जिसको हम एक रूपतावाद का सिद्धांत कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो साइक्लिक नेचर है अर्थ हिस्ट्री का, उसकी शुरुआत बेसिकली यहीं से मानी जाती है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण कार्य आते हैं वो आता है 1899 में विलियम मॉरिस डेविस का, जिन्होंने जो अमेरिका से थे और इन्होंने साइक्लिक इरोजन की थ्योरी दिया, जिसको भौगोलिक चक्र या ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन कहा जाता है। और ये ज्योग्राफिकल एसेज में पब्लिश हुआ था। बाद में इसको नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन भी कहा गया। हालांकि इसके मेन क्रिटिक्स जो थे वो जर्मन विद्वान थे, जिसमें सबसे कटु आलोचना इनकी हुई जो पेंक के द्वारा। और उन्होंने इरोजन साइकिल की तो बात स्वीकार किया, लेकिन ज्योग्राफिकल साइकिल को पूरी तरह से उन्होंने नकार दिया था। इसी क्रम में कई साइक्लिक प्रोसेस विकसित हुए कई विद्वानों के द्वारा, जिसका लिस्ट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिसमें ये सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे एरिड साइकिल ऑफ इरोजन, शुष्क अपरदन चक्र डेविस के द्वारा दिया हुआ है। उसी हिसाब से डेविस का एक और है ग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन, हिमनदीय अपरदन चक्र। मेरीन साइकिल ऑफ इरोजन, दैट मीन्स समुद्री अपरदन चक्र, डेविस और जॉनसन का। बीडी एंड सिजविक का कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन। पेरी ग्लेशियर मतलब परिहिमानी साइकिल ऑफ इरोजन, एलसी पेल्टियर का। फिर प्लानेशन का कॉन्सेप्ट भी है, वो बेसिकली इसी संदर्भ में पेनीप्लेन यूज किया था डेविस ने। तो CH क्रिकमे का। एलसी किंग का साइकिल ऑफ पेडिप्लेनेशन है। फिर सवाना साइकिल ऑफ इरोजन है JC पुग और MJ थॉमस का। टेक्नोजियोमॉर्फिक मॉडल है मैरी मोरिसोवा का। और एपिसोडिक इरोजन थ्योरी है SS सम एंड लिस्टी का। तो ये सारे जो आप देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे जोग्राफिकल साइकिल ही हैं। साइकिल का मतलब क्या होता है? जैसे जीवन चक्र क्या होता है कि एक बच्चा पैदा होगा, जवान होगा, प्रौढ़ होगा, बूढ़ा होगा, देन वो एक साइकिल पूरा करता है। तो सेम कंडीशन में कोई भी लैंडफॉर्म्स है वो प्लेन होता है, फिर उसमें अंडुलेटिंग लैंडफॉर्म डेवलप होंगे, फिर एक ऐसा समय आएगा कि फिर से वो उसी कंडीशन में आ जाएगा। तो एक जो पूरा चक्र है, इसीलिए उसको साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है। अब हम आते हैं जोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन, जो बेसिकली विलियम मॉरिस डेविस के द्वारा दिया गया था। ये एक अमेरिका के भूगर्भशास्त्री थे, जिन्होंने ये फर्स्ट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे जिन्होंने प्रेजेंट किया एक जनरल थ्योरी स्थलाकृति के डेवलपमेंट का। हालांकि इनकी थ्योरी कई सारे थ्योरी को कंबाइंड करके आउटकम इसका आता है। जैसे 1889 में इन्होंने कंप्लीट साइकिल ऑफ रिवर लाइफ पे एक लेक्चर दिया था, जो कि एक एसे था इनका, उसमें छपा था। उस एसे का नाम था द रिवर एंड वैलीज ऑफ पेंसिल्वेनिया। उसके बाद जोग्राफिकल साइकिल इनका आया 1899 में। फिर स्लोप एवोल्यूशन थ्योरी आया। इसमें इन्होंने कहा कि देयर आर सिक्वेंशियल चेंज इन लैंड फॉर्म थ्रू टाइम दैट मीन्स यूथ, mature and old, and this sequential change are directed towards a well defined product, that means development of peneplain। that means कहने का मतलब ये है कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड, उत्थित का मतलब उठा हुआ भूखंड, अपर्दन के प्रक्रम का मतलब प्रोसेस, जो डिफरेंट एजेंट के द्वारा किया जाता है, प्रभावित होकर एक आकृति विहीन
समतल मैदान में बदल जाता है। यहाँ पे दो तीन चीज़ मैं आपको बता दूँ। अवधि का मतलब टाइम, प्रोसेस किसी एजेंट के द्वारा किया जाएगा, चूँकि इनका जो बेसिक फोकस था वो रिवर था, इसलिए इसको नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन भी किया जाता है। अब कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि रिवर के साइकिल को ही नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन क्यों कहते हैं, तो इसका बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले कि रिवर लार्ज एरिया को कवर करता है, मैक्सिमम जो है रीजन को कवर करता है, डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन को कवर करता है, इसलिए उसको एक सामान्यीकरण करके नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन के अंदर रखा जाता है। इन्हीं डेविस के सिद्धांत को हम ट्रायो ऑफ डेविस, हिंदी में इसको त्रिकूट कहा जाता है, डेविस का त्रिकूट। त्रिकूट क्यों? क्योंकि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें इन्होंने कहा कि लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। मतलब स्थलाकृति जो है वो संरचना, अवस्था और अवधि का फलन होता है, यानी इन तीनों के कंबाइंड से कोई स्थलाकृति डेवलप होती है। अब यहाँ पे एक समझिए, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब कि जो रॉक या जो चट्टानें जिसको अपर्दन के दूत अपर्दित करना चाहते हैं या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और उसी से फिर टाइम और प्रोसेस होता है। जैसे स्ट्रक्चर की बात अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर का मतलब या तो हार्ड रॉक का स्ट्रक्चर होगा या सॉफ्ट रॉक का स्ट्रक्चर होगा। जब स्ट्रक्चर होगा तो फिर प्रोसेस अपर्दन हो रहा है, निक्षेपण हो रहा है या परिवहन हो रहा है, और उसमें टाइम कितना लग रहा है। मतलब हार्ड रॉक होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, सॉफ्ट रॉक है तो कम टाइम लगेगा। कहने का मतलब स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? रॉक टाइप या लिथोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे रॉक का टाइप कैसा है, आग्नेय है या रूपांतरित है या कायांतरित है, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, या फोल्डिंग है, फॉल्टिंग है, जॉइंट्स कितने हैं, तो ये सारे जो पार्ट्स हैं, यानी कि रॉक का टाइप और स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। टाइम का मतलब कि टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट एज वेल एज प्रोग्रेशन ऑफ चेंज ऑफ लैंडफॉर्म, कि टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट का मतलब कि कैसे चेंज हो रहा है लैंडफॉर्म में। और प्रोसेस का मतलब जो डेन्यूडेशन के एजेंट्स हैं, यानी चाहे वो इरोजन से हो रहा है या वेदरिंग से हो रहा है, तो ये सारे का जो क्लब करते हैं, ये सारे को जब हम एक जगह करते हैं तो वही जो है दर्शाता है लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट को। अब जो इनकी थ्योरी है, जिसको हम लोग सामान्य अपर्दन चक्र का सिद्धांत कहते हैं, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, तो उसके लिए इन्होंने कुछ मान्यताएं रखी हैं, कुछ एजम्पशंस रखे हैं। तो उस एजम्पशन में क्या है? सबसे पहला जो एजम्पशन है कि अपर्दन चक्र क्रिया के प्रारंभ हेतु उत्थान अनिवार्य है। कहने का मतलब कि अपर्दन तभी होगा जब भूमि में उत्थान होगा, क्योंकि नदियाँ, अगर समतल भूमि पर नदी बह रही है तो किसी चीज़ का अपर्दन नहीं होगा, लेकिन अगर वही उत्थित भूखंड है तो अपर्दन होगा। कहने का मतलब कि प्रारंभ हेतु उत्थान अनिवार्य है, उत्थान पहले होता है, उसके बाद अपर्दन प्रारंभ होता है। दूसरा मान्यता। तीसरा मान्यता, अपर्दन का कार्य आधार तल के संदर्भ में होता है। ये बेस लेवल का कॉन्सेप्ट बेसिकली पॉवेल के द्वारा दिया गया था, जो उन्होंने यूज किया कि बेस लेवल के संदर्भ में होता है। बेस लेवल जो जिसको आप सामान्य समुद्र तल भी मान सकते हैं। उसके बाद है कि उत्थित उबड़ खाबड़ जो स्थल खंड है, यानी अंडुलेटिंग लैंडफॉर्म आफ्टर अपलिफ्टमेंट, जो है वो अनुवर्ती नदियों को जन्म देती है, जो अंततः अपर्दन चक्र के आधार तल की प्राप्ति का संदर्भ बिंदु होता है। दूसरा अगला जो है इसका एजम्पशन है कि एंडोजेनेटिक या डायस्ट्रॉफिक जो फोर्स है और जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है, उसके प्रतिफल से स्थलाकृति का निर्माण होता है। अब यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे हैं कि अपलिफ्टमेंट या उत्थान जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए है, ठीक है, शॉर्ट टाइम मतलब कि छोटे समय के लिए है। उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए इरोजन होता है, और अंत में बेस लेवल जब प्राप्त हो जाता है तो वो चक्र की समाप्ति हो जाती है। तो इसी एजम्पशन पे इन्होंने कार्य किया है। मतलब कि जो होल साइकिल, यानी पूरा का पूरा जो चक्र है, वो जो है डिफरेंट प्रोसेस और स्टेजेस में बटा हुआ है। जो 3 स्टेज इन्होंने बताया, वो बताया सबसे पहला स्टेज है यूथफुल स्टेज, युवावस्था। दूसरा इन्होंने बताया मैच्योर स्टेज या प्रौढ़ावस्था है। तीसरा वृद्धावस्था। इन्होंने 3 स्टेज में रिवर को बांट दिया है। ये फिगर आपको उसी तीनों स्टेज की बताता है। जैसे जो आप देखते होंगे वर्टिकल, वो सागर तल से निरपेक्ष ऊंचाई बताता है। निरपेक्ष का मतलब कि कितनी हाइट है, एब्सोल्यूट हाइट कितनी है, और इस समय को दिखाता है। शुरू में आप देख रहे होंगे कि जो पहला जो डिमार्केशन ये वाले जो लाइन का किया गया है, ये जो है वो यहाँ तक उत्थान होता है। यहाँ अपर्दन स्टार्ट नहीं हुआ, उत्थान हुआ है। जब उत्थान यहाँ समाप्त होगा तो यहाँ से जो है अपर्दन होना शुरू होगा। तो अपर्दन हो रहा है तो फिर घाटियों का निर्माण हो रहा है। इस पोर्शन में आप देख रहे होंगे घाटी बन रही है। फिर धीरे धीरे
सेकेंड स्टेज में आता है मैच्योरिटी स्टेज में, फिर पहाड़ियों या जल विभागों के शिखर का भी अपर्दन शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे ये अंततः यहाँ पे जाके प्लेन का निर्माण होता है जिसे मोनोडना को इन्होंने कहा। तो ये चीज़ों को हम डिटेल में देखते हैं आगे चल के। सबसे पहला जो स्टेज इन्होंने बताया यूथफुल स्टेज या युवावस्था, इसकी क्या विशेषता है कि युवावस्था में नदी जो है वो एब्सोल्यूट हाइट को जो है रिमेन रहता है। कारण क्या है कि इनसिग्निफिकेंट लैटरल इरोजन, यानी कि जो कटाव होता है नदियों के द्वारा वो लंबवत होता है, पार्श्विक नहीं होता है, साइड इरोजन नहीं कर रहा होता है उस समय। दूसरा कि लंबवत कटाव होता है तो घाटी ज़्यादा गहरी होगी, गॉर्ज बनेंगे, कैनियन बनेंगे, और चूंकि उत्थान भी तेज़ी से हो रहा है उसी दौरान तो उच्चावच में निरंतर वृद्धि होगा, और अंत में रैपिड और वाटरफॉल बनता है जहाँ पे इस अवस्था की समाप्ति हो जाती है। तो इसमें क्या क्या लैंडफॉर्म बना, आई और वी शेप्ड वैली बनता है, गॉर्ज बनता है, कैनियन बनता है, वाटरफॉल बनता है, रैपिड बनता है जिसको छिप्रिका कहते हैं, फिर रिवर कैप्चरिंग सरिता अपहरण जैसे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। उसके बाद जब मैच्योर स्टेज में रिवर आती है तो उसमें क्या होता है कि घाटी जो लंबवत अपर्दन हो रहा था वहाँ पे वर्टिकल के साथ साथ लैटरल इरोजन भी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि साइड अप जब इरोजन होने लगता है तो घाटी का चौड़ा होना प्रारंभ होती है। यानी कि पहले स्टेज में घाटी डीपनिंग था, यहाँ पे घाटी का वाइडनिंग हो रहा है, यानी कि शिखरों का अपर्दन, यानी जो शिखर है अपर क्रेस्ट है, क्योंकि उत्थान जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है तो शिखर का भी अपर्दन अब प्रारंभ हो जाता है। तो ना सिर्फ निरपेक्ष ऊंचाई में कमी आती है बल्कि सापेक्षिक ऊंचाई यानी कि एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव दोनों हाइट जो है डिक्रीज करने लगता है। उसके बाद क्या विशेषता इसकी होती है कि चूंकि स्लोप आप देख रहे हो डिक्रीज करेगा, तो जैसे ही स्लोप डिक्रीज करेगा ढाल जो है रिलेटिवली स्लो हो जाएगा। तो जैसे ही ढाल स्लो होगा नदी का जो वेग है, नदी जो बह रही है उसका वेग कम होगा, वेग कम होगा तो परिवहन जो क्षमता है, नदी चूंकि वेग ज़्यादा है तो परिवहन ज़्यादा करेगी, वेग कम होगा तो परिवहन कम करेगी, तो परिवहन क्षमता का ह्रास होने लगता है और घाटी का डीपनिंग या स्लो वैली जो है डीपनिंग स्टार्ट हो जाता है, घाटी गर्तन मंद हो जाता है। तो ये प्रौढ़ावस्था की विशेषता है। उसके बाद जो ओल्ड स्टेज आता है वहाँ पे स्टिल लैटरल इरोजन और वैली वाइडनिंग प्रिवेलिंग, मतलब कि वहाँ पे पार्श्विक अपर्दन जो है प्रारंभ तो होता ही है, साथ ही साथ उसका घाटी का चौड़ा होना जारी रहता है। और चूंकि इरोजन बहुत तेज़ी से हो रहा है तो जो है वैली का डीपनिंग ऑलमोस्ट बंद हो जाता है, क्योंकि पार्श्विक अपर्दन वर्टिकल अपर्दन से बहुत ज़्यादा होने लगता है, वर्टिकल अपर्दन ना के बराबर होता है। तो उससे क्या होता है कि घाटी का गहरा होना बंद हो जाता है और अचानक से निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों उच्चावच कम होने लगता है और वहाँ का स्लोप जो है वो रिलेटिवली बहुत ही कम हो जाता है और वहाँ पे अवतल ढाल का निर्माण होता है। अब जब स्लोप बहुत कम हो जाएगा तो क्या होगा, रिवर का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगा, कम होगा तो लंबवत अपर्दन नहीं के बराबर हो जाएगा और इससे जो है समस्त स्थलखंड एक लो रिलीफ फीचर में बदल जाता है और वहाँ पे मिएंडर, फ्लड प्लेन, ऑक्सबो लेक, गोखुर झील, विसर्प नदी बनाने लगती है, बाढ़ के मैदान बनाने लगती है, प्राकृतिक तटबंध बनाने लगती है। तो ये ओल्ड स्टेज की विशेषता है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख रहे होंगे अंत में, यानी कि युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था के बाद नदी जब आती है तो जब समुद्र में मिलने वाली होती, क्योंकि वहाँ पे जो है नदी अपने बेस लेवल को प्राप्त कर लेगी और उसका चक्र समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बेस लेवल सी लेवल के बराबर होता है। तो अंत में समतल मैदान का वो निर्माण करती है जिसे पेनी प्लेन डेविस ने कहा। ये वाला रीजन जो है आपका पूरा पेनी प्लेन का रीजन उन्होंने बताया और उन्होंने बताया कि कहीं कहीं इस समतल मैदान में एक अंत में समतल मैदान बनता है जो पूरी तरह से आकृति विहीन मैदान होता है। और हालांकि इनका जो है न्यू हैम्पशायर जो है यूएसए के थे तो वहाँ पे उन्होंने अध्ययन किया था उस रीजन में भी। तो इन्होंने कहा कि पेनी प्लेन जो बनता है वो कहीं कहीं अवशिष्ट पहाड़ियाँ उठी हुई रहती हैं छोटी छोटी, तो उसको उन्होंने मोनेडनॉक नाम दिया। मोनेडनॉक बेसिकली की पहाड़ी है जो न्यू हैम्पशायर में मिलता है। तो ये आप देख रहे होंगे ये ओवरव्यू है जो हम लोगों ने देखा कि शुरू में जो पार्ट है ये वाला जो रीजन आप देख रहे होंगे ये वाला, इसमें आपका दिखा रहा है कि घाटी चौड़ा हो रहा है कि कैसे पहले आई शेप्ड बना, फिर वी शेप्ड बन रहा है, फिर घाटी का चौड़ा हो रहा है और ये क्रम जारी रहता है। यानी कि सबसे पहला स्टेज जो है वो इन्फेंट स्टेज है,
नवजात शिशु वाला आप समझ सकते हैं, जिसमें आई शेप्ड वैली बनता है। फिर लेट यूथ आता है, मतलब उसके बाद वो मतलब यूथ स्टेज में रिवर आने लगती है तो वी शेप्ड वैली बनने लगता है। फिर अर्ली मैच्योरिंग में थोड़ा सा घाटी चौड़ा होता है, लेटर में बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, फाइनली ओल्ड स्टेज में ये कंडीशन बनती है जो वो आधार तल को रिवर प्राप्त कर लेती है। ये उसी का एक फिगर है लगभग, जो आप सिंपली समझ सकते हैं कि रिवर का सोर्स, यानी यहाँ से रिवर निकल रही है और यहाँ पे रिवर मिल रही है। दैट मीन्स कि ये जो रिवर यहाँ से यहाँ तक का जो तय करती है रिवर, तो अपर कोर्स होता है जिसको हम यूथफुल स्टेज कहते हैं, उसको कहा जाता है अपर कोर्स ऑफ रिवर। बीच का स्टेज मिडिल कोर्स जिसको हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं, और लास्ट जो नदी का स्टेज है जिसको हम लोग ओल्ड स्टेज कहते हैं उसको हम लोग लोअर कोर्स कहते हैं। तो कई बार ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि अपर कोर्स में कौन सा स्थलाकृति बनता है, मिडिल कोर्स में कौन सा बनता है और लोअर कोर्स में कौन सा बनता है, तो वही उस स्टेज के हिसाब से समझ सकते हैं। तो शुरू में आपका गॉर्ज बनेगा, वाटरफॉल बनता है, कैनियन बनता है। मिडिल कोर्स में रिलेटिवली बहुत कम बनते हैं, ज़्यादातर ट्रिब्यूटरी वगैरह यहाँ पे डेवलप होते हैं, और फिर लोअर केस में फिर मिएंडर, डेल्टा, ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन, इन सब चीज़ों का निर्माण होता है और फाइनली रिवर जाके वो मिल जाती है। यही जो आपने इस फिगर को देखा, इसी का जो है एक स्केच मैप है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो है यंग स्टेज है ये, फिर मैच्योर स्टेज है और ओल्ड स्टेज है, यानी अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। यहाँ पे जो है इरोजन ज़्यादा होगा तो घाटी वी आकार की बनेगी, फिर घाटी चौड़ी होगी, अंत में एलोवियल डिपोजिशन होगा और रिवर बेस लेवल को प्राप्त कर लेगी और फाइनली रिवर का साइकिल समाप्त हो जाएगा। तो ये बेसिकली डेविस के द्वारा बताया गया नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन है। यहाँ पे हालांकि उनकी काफ़ी आलोचना भी होती है, जिस आलोचना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि उन्होंने जो है ये कहा कि उत्थान प्रारंभ होगा कुछ उन्होंने छोटी अवधि के लिए, उसके बाद अपरदन प्रारंभ होगा। तो सबसे बड़ी आलोचना इसी आधार पे होती है कि उनका एजम्पशन ही गलत है कि जब उत्थान होता है तो उत्थान लगातार जो है वेट नहीं करेगा अपरदन का दूध कि चलो ठीक है पहले उत्थान हो जाता है तब उसको काटना शुरू करेंगे। दैट मीन्स कि उत्थान और अपरदन दोनों साथ साथ होते हैं। तो ये सारे आलोचना के पार्ट हैं। तो ये हम लोगों ने अभी नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन डेविस का देखा। अगला जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा या अगला जो क्लास होगा वो बेसिकली पेंक मॉडल ऑफ साइक्लिक इरोजन होगा, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि पेंक इनके कटु आलोचक थे, जो एक जर्मन विद्वान थे, और उन्होंने जो है डेविस के टाइम डिपेंडेंट एरिया को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस किया था और उसको अपने तरीके से प्रस्तुत किया था। तो नेक्स्ट जो है हम लोग पेंक के संदर्भ में देखेंगे। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, स्वाध्याय करें, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।